नमस्कार, इंडिया.com के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। राजनीतिक किस्से और कहानियों में आज हम बात करेंगे सिवान लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही हिना साहब के बारे में। 40 लोकसभा सीटों वाले बिहार में एक समय ऐसा भी था जब यहां पर केवल बाहुबलियों का राज चलता था। अराजकता चरम पर थी और बाहुबली जिसको चाहते थे सत्ता पर काबिज कराने का दम रखते थे। लेकिन समय बदला और निजाम बदला, जिसके बाद बदल गई बिहार की फिजा। अब यहाँ पर बाहुबलियों का वर्चस्व लगभग खत्म सा हो चुका है और जनता जिसको चाहती है सत्ता के शिखर तक पहुंचाती है। आज यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बिहार के सिवान लोकसभा सीट की। आइए जानते हैं क्या है यहाँ के सियासी समीकरण। बात जब सिवान की आती है तो बिना शहाबुद्दीन की चर्चा की कहानी अधूरी रह जाती है। कभी पूरे बिहार में अपनी धाक रखने वाले शहाबुद्दीन की सत्ता में खूब हनक थी। शहाबुद्दीन और लालू प्रसाद यादव की दोस्ती किसी से छुपी नहीं थी। एक दौर था जब शहाबुद्दीन जिसे चाहते थे उसे टिकट मिलता था और जिसे चाहते थे वह सरकार में मंत्री बनता था। बिहार में कभी आतंक का पर्याय रहे शहाबुद्दीन ने 1996 से लेकर 2004 तक लगातार 4 बार आरजेडी के टिकट पर सिवान लोकसभा सीट पर चुनाव जीतते रहे। फिर कोर्ट ने उनको सजा सुना दी तो उन्हें जेल जाना पड़ा और शहाबुद्दीन ने सिवान से 2009 का लोकसभा चुनाव अपनी पत्नी हिना शहाब को लड़ाया। हिना शहाब 2009 के चुनाव में निर्दलीय ओम प्रकाश यादव से चुनाव हार गईं। फिर 2014 और 2019 में भी हिना शहाब ने सिवान लोकसभा सीट से ही चुनाव लड़ा और तीनों बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2021 में कोरोना की वजह से शहाबुद्दीन की जेल में मौत के बाद सिवान लोकसभा सीट के समीकरण बदल गए। इस बार उनके रिश्ते आरजेडी से काफी तल्ख हो गए हैं और वह निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। अब तो लोगों की सहानुभूति का सहारा ही बचा है जिसके बल पर चुनावी बैतरणी पार करना चाह रही हैं। यहाँ से जेडीयू ने विजयलक्ष्मी कुशवाहा तो आरजेडी ने अवध बिहारी चौधरी को मैदान में उतारा है, जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं। सिवान लोकसभा सीट पर इस बार एनडीए की सहयोगी पार्टी जेडीयू ने कविता सिंह का टिकट काटकर विजयलक्ष्मी कुशवाहा को टिकट दिया है। विजयलक्ष्मी जेडीयू के पूर्व विधायक रमेश कुशवाहा की पत्नी हैं, तो आरजेडी ने कई बार के विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे अवध बिहारी चौधरी को अपना प्रत्याशी बनाया है। सिवान लोकसभा सीट के जातिगत समीकरण की बात करें तो यहाँ पर सवर्ण वोटर लगभग 4 लाख, मुस्लिम वोटर लगभग 3 लाख, 2.5 लाख यादव वोटर, 80,000 साहनी वोटर, जबकि ईबीसी वोटर 2.5 लाख के करीब हैं। ऐसे में हिना की निगाह मुस्लिम वोटरों और सवर्ण वोटरों पर टिकी है। अगर उनका यह फैक्टर कामयाब रहा तो चुनाव जीतने से कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना माना जा रहा है। पिछले चुनाव की बात करें तो हिना साहब को 34% वोट मिले थे, जबकि कविता सिंह को 46% वोट मिले थे। लेकिन पिछली बार हिना राजद की प्रत्याशी थी, अब की बार वे निर्दल चुनाव लड़ रही हैं। दोस्तों, सिवान लोकसभा की कहानी में शहाबुद्दीन का जिक्र नहीं होने पर यह कहानी अधूरी रह जाएगी। पूरे 2 दशक तक शहाबुद्दीन सिवान के बेताज बादशाह रहे, जो अपनी अदालत चलाया करते थे। उन्होंने डॉक्टरों की फीस 50 रुपये तय कर दी थी। उन्होंने सिवान में अपना आधार मजबूत करने की कोशिश की। सीपीआई माले से लड़ाई लड़ी, जिसे भी जरूरत पड़ी उसे सुरक्षा दी। सिवान के लोग उनसे प्यार करते थे, लोगों को उनसे डर भी लगता था। कहा जाता है कि जब वो सिवान में होते थे किसी की हिम्मत नहीं होती थी किसी दूसरी पार्टी का झंडा यहाँ पर लहरा दिया जाए। राजनीति में शहाबुद्दीन का उदय उस दौर में हुआ जब देश भर में बिखरे हिंदू वोट बैंक को मजबूत करने के लिए 25 सितंबर 1990 को लालकृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से रामरथ यात्रा निकाली थी। आडवाणी ने 1980 और 1990 के दशकों में हिंदू राष्ट्रवादी आंदोलन की अगुवाई की थी। उन दिनों सिवान के हर गली कूचे में शहाबुद्दीन के कटआउट लगे होते थे। सिवान में एक तरह से उन्होंने अपनी एक समांतर व्यवस्था बना ली थी। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज की 2001 की एक सरकारी रिपोर्ट ये बताती है आरजेडी सरकार की ओर से उन्हें पूरी तरह संरक्षण मिला हुआ था। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई लगभग असंभव हुआ करती थी। इसके बाद शहाबुद्दीन का ही कहा कानून बनने लगा था। इससे चारों ओर उनके अजय होने का एक आभामंडल सा छा गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पुलिस ने शहाबुद्दीन की आपराधिक गतिविधियों से आंखें बंद कर ली थी। उन्हें सिवान को अपनी जागीर की तरह इस्तेमाल करने की छूट दे दी थी। इस वजह से उनकी धौंस चल रही थी। शहाबुद्दीन का आतंक इतना बढ़ गया था कि सिवान में कोई भी शख्स उन मामलों में उनके खिलाफ खड़ा नहीं होना चाहता था जिनमें उन्हें अभियुक्त बनाया गया था।
जिन 2 दशकों में हिंदू राष्ट्रवाद अपने उभार पर था, उनमें लालू यादव अगड़ी जातियों का सामना करने के अपने फार्मूले पर काम कर रहे थे। मुस्लिम और यादवों के गठबंधन के अपने फार्मूले की बदौलत वह 1990 में सत्ता हासिल कर सके। इसके पहले 1989 में बिहार के भागलपुर में भयंकर सांप्रदायिक दंगे हुए थे। इनमें 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इनमें से कई मुसलमान भी थे। मुसलमानों का कहना था कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा राज्य में सांप्रदायिक माहौल को बिगड़ने से रोक नहीं पाए। इस दौरान लालू यादव ने देश में आरक्षण विरोधी आंदोलन के खिलाफ एकजुटता पैदा करने पर ध्यान दिया, लेकिन इस बीच पूरे देश में राम जन्मभूमि आंदोलन ने जोर पकड़ लिया। PUDR की एक रिपोर्ट के मुताबिक भागलपुर के कुख्यात दंगे में मारे गए लोगों में 93% मुसलमान थे। इस सारी पृष्ठभूमि में राज्य की 17% मुस्लिम आबादी ने जेपी आंदोलन की उपज और सेकुलर और सोशलिस्ट राजनीति के पैरोकार लालू में अपना संभावित नेता तलाशना शुरू कर दिया। लालू यादव के राज्य की 14% यादव आबादी का समर्थन हासिल था। इस तरह मुस्लिम यादव फार्मूला उन्हें 2005 तक बिहार की सत्ता में टिकाए रखा। दोस्तों, सिवान में इस बार हिना साहब आरजेडी के टिकट पर नहीं बल्कि निर्दल प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में यह कह पाना बड़ा मुश्किल होगा जीत किसको मिलेगी, लेकिन लड़ाई काफी दिलचस्प हो चुकी है।